हेलो दोस्तों। टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास में 11वां लेक्चर कवर करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे जो मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मेवाड़ के सिसोदिया वंश में हमीर रेव के बारे में पढ़ा, क्षेत्र सिंह के बारे में पढ़ा, राणा लाखा यानी कि लक्ष्य सिंह के बारे में स्टडी किए, राणा मोकल, और हमने बात की है फ्रेंड्स महाराणा कुंभा के बारे में। ठीक है, इसके साथ ही हमने चंपानेर की संधि के बारे में, आमल बामल की जो संधि है उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने कवर कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स जो मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है उसमें जो अगला जो शासक है उदा, यानी कि हम उसको उदय सिंह भी कह सकते हैं। ठीक है, उसकी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मेवाड़ का सिसोदिया वंश। देखिएगा, उदा या उदय सिंह यानी कि इनका जो टाइम पीरियड था यानी कि 1468 से लेकर 1473 तक उन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, उदय सिंह को जो राणा उदय सिंह है या उदय सिंह या उदा को हम कहते हैं मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो पिताजी है राणा कुंभा की हत्या करके राजगद्दी संभाली थी, इसीलिए उनको मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। ठीक है, तो ये मेवाड़ का पितृहंता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर देखें तो प्राचीन इतिहास में जो पितृहंता है यानी कि हर्यक वंश का एक शासक था, यानी कि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को यानी कि बिंबिसार को मारकर राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो कहने का मतलब अजात शत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। तो ये भी प्राचीन इतिहास में एक ये भी पितृहंता शासक कहा जाता है, किसको? अजात शत्रु को। ठीक है, ये कौन से वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, इसके साथ ही आगे देखते हैं। देखिएगा, जो उदय सिंह है यानी कि उदा के बारे में अगर पढ़ें तो उदा ने इस कार्य को मेवाड़ की जनता व सरदारों ने उचित नहीं माना। यानी कि जो उदा ने अपने जो पिताजी थे यानी कि राणा कुंभा की जब उन्होंने हत्या कर दी, तो वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ की जो सरदार है, ये इस कार्य को उचित नहीं माने और इसीलिए उदा का उन्होंने बहिष्कार कर दिया, यानी कि उनको बहिष्कार करके राजगद्दी से हटा दिया। जिससे क्या होता है कि जो उदय सिंह है, उदा है, ये मालवा की राजधानी मांडू में के अंदर जाकर वो शरण लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ शरण लेते हैं? जो मालवा है, आपको पता है मालवा जो कहाँ है, यानी कि मालवा मध्य प्रदेश में और हमारे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर भी मालवा का कुछ क्षेत्र आता है। तो वहाँ पर जो मालवा की पहली जो राजधानी थी, यानी कि राजधानी थी मालवा की मांडू के अंदर जाकर वो क्या करते हैं? शरण लेते हैं। इसके साथ ही जो उदा है यानी कि उदय सिंह है, जो अंतिम समय है उन्होंने बीकानेर के अंदर उन्होंने अंतिम समय बिताए और बीकानेर के जो शासक थे उस समय यानी कि राव बीका के संरक्षण में उन्होंने अपना पूरा समय व्यतीत किया। और साथ ही वहीं पे क्या होता है कि जो बिजली गिरने से क्या होता है यानी कि उदय की हत्या हो यानी कि उदय की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की है, जो उदा है उदय सिंह के बारे में बात कर ली है। ठीक है, तो याद क्या करना है इसके अंदर? सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उदा अपने जो पिताजी है उनको मारकर राजगद्दी उन्होंने संभाली, इसीलिए मेवाड़ का पितृहंता उनको कहा जाता है। इसके साथ ही जब उन्होंने अपने पिताजी की हत्या कर देते हैं तो मेवाड़ की जनता और सरदार इस कार्य को उचित नहीं ठहराते, जिससे वो क्या करता है यानी कि जनता ने उसका बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करने से क्या होता है कि जो उदा है ये मालवा की राजधानी मांडू चले जाते हैं, वहाँ पे शरण लेते। लेकिन जब उनका अंतिम जो समय था, बीकानेर रियासत में आ जाते हैं और बीकानेर रियासत के अंदर राव बीका के संरक्षण में ये पूरा समय व्यतीत करते हैं और वहीं पर क्या होता है कि बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला शासक। ठीक है, अगला शासक देखिए फ्रेंड्स, रायमल यानी कि राणा रायमल है। रायमल की अगर हम बात करें तो ये रायमल था जो उदा का जो भाई था। ठीक है, और उनका जो टाइम पीरियड था 1473 से लेके 1509 ईस्वी तक ये मेवाड़ की राजगद्दी संभालते हैं। इसके बारे में अगर देखें फ्रेंड्स तो इसके बारे में कोई खास बात हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसको देख लेते हैं। देखिएगा, राणा रायमल का जो समय था इतिहास के अंदर कुछ खास समय नहीं माना जाता और कहा जाता है कि इनके 3 संतान थी। एक तो पृथ्वीराज जो उनका जो बड़ा लड़का था, एक जयमल और एक राणा सांगा यानी कि जो छोटा पुत्र था। तो 3 पुत्र थे इसके। कौन कौन से? एक तो पृथ्वीराज थे, एक जयमल थे और एक राणा कुंभा। यानी कि पृथ्वीराज बड़ा लड़का था और छोटा लड़का था क्या? राणा सांगा। तो देखिएगा, राणा सांगा आगे शासक बन जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे।
यानी कि जो एक ज्योतिषी थे, यानी कि जो भविष्यवाणी बताया था उनके बारे में, कि उन्होंने बताया कि जो राणा रायमल का जो सबसे छोटा पुत्र है राणा सांगा, वो आगे जाकर क्या राजगद्दी संभालेगा। और ऐसा ही होता है, जिससे क्या होता है कि रायमल के बड़े पुत्र पृथ्वीराज ने क्या किया, इसका विरोध किया, कि इसका जो ये भविष्यवाणी है इसका विरोध किया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, पृथ्वीराज और राणा सांगा के मध्य क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। क्योंकि जो भविष्यवाणी होती है कि बड़ा लड़का जो पृथ्वीराज है राजगद्दी नहीं संभालेगा, और छोटा भाई छोटा लड़का यानी कि जो राणा सांगा है वो क्या करेगा, राजगद्दी संभालेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पिता की मृत्यु के बाद में ही राजा बनता है बड़ा लड़का। ठीक है, तो इन दोनों इस बात को देखते हुए दोनों के अंदर क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। किन किन के मध्य, यानी कि जो पृथ्वीराज और राणा सांगा के मध्य क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे चलकर क्या होता है कि इस संघर्ष में पृथ्वीराज ने राणा सांगा की आंख फोड़ देते हैं। यानी कि जो जब उनके मध्य संघर्ष होता है, तो जो पृथ्वीराज जो राणा सांगा की आंख फोड़ देते हैं, तब मेवाड़ के जो अजमेर के जो एक शासक होते हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होते हैं, करमचंद पंवार, यानी कि करमचंद पंवार है, ये क्या करते हैं, करमचंद पंवार ने इन दोनों भाइयों के मध्य सुलह करवाते हैं। और सुलह करवाने से होता क्या है, आगे जाकर करमचंद पंवार ने राणा सांगा को शरण दी थी। अब आगे हम बात करेंगे, राणा सांगा को ये शरण देते हैं कौन, करमचंद पंवार। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की अगर बात करें तो इसके अंदर और आगे बात करें तो देखिएगा, जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, यानी कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया ने को तेज धावक कहा जाता उनको। ठीक है, पृथ्वीराज जो सिसोदिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये तेज धावक होते, इसे दौड़ने का बड़ा शौक था। ठीक है, तो इसीलिए इसको उड़ना राजकुमार कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उड़ना राजकुमार किसको कहा गया है, उड़ना राजकुमार, यानी कि उड़ना राजकुमार किसको है, पृथ्वीराज सिसोदिया। और किसका लड़का था फ्रेंड्स, ये राणा किसका लड़का था, रायमल का पुत्र था, यानी कि बड़ा पुत्र था। छोटा पुत्र कौन था, सांगा था। तो इसको हम कहते हैं उड़ना राजकुमार कहा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं बाद में पृथ्वीराज और जयमल दोनों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, जो सिसोदिया वंश का शासक, यानी कि जो शासक है, यानी कि पृथ्वीराज और जयमल दोनों की क्या हत्या कर दी जाती है। और अंतिम रूप से शासक कौन बन जाता है, यानी कि राणा सांगा क्या हो जाता है, वहाँ का शासक बन जाता है। कौन, जो जो रणमल है उसका छोटा, रायमल है उसका छोटा पुत्र राणा सांगा क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। राणा रायमल ने मेवाड़ के क्षेत्र में सिंचाई संबंधी कार्य करवाए, और उन्होंने 3 तालाबों का निर्माण करवाया। एक राम तालाब, ठीक है, एक शंकर तालाब और एक समया संकट तालाब है। ठीक है, यानी कि एक राम तालाब है, एक शंकर तालाब और एक समया संकट तालाब, इनका निर्माण कौन करवाते हैं, रायमल करवाते हैं। ठीक है, मेवाड़ में। ओके, हम देखेंगे आगे की बात अगर कहें। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है, यानी कि राणा सांगा की बात करेंगे, जो रायमल का पुत्र था, छोटा ही छोटा। ठीक है, तो अब ये शासक बन जाते हैं। अब देखिए मेवाड़ का जो शासक बनते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड है 1509 से लेकर 1528 तक ये शासन रहते हैं, यानी कि शासक रहते हैं मेवाड़ के। अब देखते हैं आगे। देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें, जैसे ही जो राणा सांगा राजगद्दी संभालते हैं, तो उनके सामने बड़ी 3 समस्याएं थी, और बहुत ही खतरनाक समस्या थी उनकी। अगर बात करें 3 समस्याओं की, देखिए एक तो क्या है कि एक मालवा का जो शासक था उसका नाम है महमूद खिलजी द्वितीय। इस महमूद खिलजी द्वितीय ने इसका विरोध किया, यानी कि इसके द्वारा विरोध किया जाता था। एक तो ये पहली समस्या। दूसरी समस्या ये थी कि जब शासक बनते हैं राणा सांगा, उस समय जो केंद्र यानी दिल्ली पर लोधी वंश का शासन था। तो लोधी वंश के 2 शासक होते हैं, एक तो सिकंदर लोधी और एक इब्राहिम लोधी, ये दोनों भी इसका विरोध किया उन्होंने। ठीक है, और तीसरी सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट समस्या ये थी कि मुगल जो बादशाह था बाबर का ये प्रतिशोध था, यानी कि प्रतिशोध बाबर की भी बड़ी समस्या थी। आगे जाकर हम देखेंगे जो खानवा का युद्ध होता है वो बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो 3 समस्या थी, यानी कि एक तो महमूद खिलजी की, और एक सिकंदर लोधी की, इब्राहिम लोधी की, ठीक, और एक बाबर की। ठीक है, देखते हैं आगे। अब होता क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा इस प्रकार राणा सांगा ने
राणा सांगा ने इन तीनों समस्याओं के समाधान के लिए अजमेर के एक शासक होते हैं, जिसको मैं आपको बताया था, जो करमचंद पंवार है, उनकी वो सहायता मांगते हैं। तब राणा सांगा ने करमचंद पंवार को क्या रावत की उपाधि देकर अपना मित्र बना लेता है। ठीक है, तो ये करमचंद पंवार कहाँ के थे? अजमेर के थे। उनका सहयोग मांगते हैं, यानी कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए। और राणा सांगा क्या करते हैं कि इन करमचंद पंवार को रावत की उपाधि देकर अपना मित्र बना लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। सबसे पहले राणा सांगा ने मालवा और गुजरात के विरोध का अंत किया। सबसे पहले जो मालवा है और जो गुजरात है, इनका अंत करते हैं। फिर बाद में मालवा का शासक महमूद खिलजी ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को प्रधानमंत्री बनाया। इस कारण मालवा राज्य विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित हो गया। इसीलिए महमूद खिलजी ने द्वितीय ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री वो बनाते हैं। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। बाद में मेदिनी राय ने समस्त शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली। इससे महमूद खिलजी घबरा गया। तब उसने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से सहायता मांगी थी और दोनों ने मिलकर चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। तब मेदिनी राय ने मेवाड़ के शासक यानी कि राणा सांगा से मदद प्राप्त की और राणा सांगा ने उसे मदद प्रदान की और गागरोन का युद्ध होता है। ठीक है, तो पहले तो मेदिनी राय है ना, जो महमूद खिलजी का क्या बनता, प्रधानमंत्री बन जाता है। और महमूद खिलजी जब उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं तो महमूद खिलजी को क्या होता है, शक हो जाता है कि ये आगे जाकर अपना ही विरोध करेगा। ठीक है, और ये समझ सकते हैं अपने हाथों में ले लेगा। तब दोनों मिलकर यानी कि जो मेदिनी राय, ठीक है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, मालवा का शासक है, ये दोनों मिलकर मेदिनी राय पर आक्रमण करते हैं। फिर आगे जाकर मेदिनी राय किसकी सहायता लेते हैं? राणा सांगा की सहायता लेते हैं। फिर आपको पता है राणा सांगा की सहायता लेते हैं तो फिर खानवा के युद्ध में मेदिनी राय राणा सांगा की सहायता करते हैं और उनकी तरफ से भी युद्ध होता है। तो फिर क्या होता है, अब युद्ध होगा, गागरोन का युद्ध होगा। ठीक है, देखते हैं गागरोन का युद्ध की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, गागरोन का जो युद्ध होता है 1518 में होता है। और 1518 में गागरोन का युद्ध होता है और राणा सांगा और मेदिनी राय एक तरफ होते हैं और महमूद खिलजी और मुजफ्फर शाह दोनों एक तरफ होते हैं। दोनों की संयुक्त सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। तो इसमें राणा सांगा और मेदिनी राय क्या जाते हैं, विजित हो जाते हैं। ठीक है, तो याद क्या करना है, गागरोन का युद्ध 1518 किसके इनके मध्य, एक तरफ होते हैं राणा सांगा और दूसरी तरफ होते हैं महमूद खिलजी। और राणा सांगा का सहयोग देने वाले व्यक्ति मेदिनी राय और महमूद खिलजी का सहयोग देने वाले मुजफ्फर शाह है। ठीक है, दोनों मिलकर युद्ध होते हैं, इसमें विजय होती है राणा सांगा और मेदिनी राय की। तो आई होप डियर फ्रेंड्स बातें समझ में आ रही है। गागरोन का युद्ध 1518। अब देखते हैं आगे, इसी युद्ध के आगे देखते हैं। किंतु देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, किंतु राणा सांगा मालवा और गुजरात के राज्यों का अंत पूरी तरीके से नहीं कर पाते। राणा सांगा उन्हें पराजित करके अपने क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे ही राणा सांगा अपने क्षेत्र में मेवाड़ में शासन आरंभ किया, तब दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने भी संघर्ष कर दिया। ठीक है, अब संघर्ष करने के बाद में क्या होता है कि सिकंदर लोदी उसने 1489 में से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया। सिकंदर लोदी से राणा सांगा का कई बार संघर्ष हुआ, क्योंकि सिकंदर लोदी धार्मिक दृष्टि से रूढ़िवादी और कट्टर मुस्लिम शासक था। ठीक है, जिसने राणा सांगा ने कई बार इसका विरोध किया। किंतु सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि इब्राहिम लोदी अगला दिल्ली का क्या बना, सुल्तान बन जाता है, जिससे 1517 से लेकर 1526 में शासन किया। इब्राहिम लोदी महत्वाकांक्षी सुल्तान था, आपको भी पता है डियर फ्रेंड्स। वह मेवाड़ पर आक्रमण करके दिल्ली की सल्तनत में उसको मेवाड़ को मिलाना चाहता था। इसीलिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 2 बार युद्ध होते हैं। 2 कौन कौन से युद्ध होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा, एक तो खातौली का युद्ध है, बाड़ी का युद्ध, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए खातौली का जो युद्ध होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इसमें खातौली के युद्ध में राणा सांगा विजित हो जाते हैं। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, किंतु राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो गए और राणा सांगा का इस युद्ध में एक हाथ कट गया और पैर से भाला लग जाने से वह लंगड़ा भी हो जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं ना इसके शरीर पर 80 घाव होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आगे हम बात करेंगे। फिर दोबारा युद्ध होता है
बाड़ी का युद्ध होता है 1519 के अंदर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य ही होता है। इसमें भी राणा सांगा क्या कर जाते हैं, विजित हो जाते हैं। तो आप इनको याद रखना है। गागरोन का युद्ध 1518, खातौली का 1517 और बाड़ी का युद्ध 1519। खातौली का युद्ध, गागरोन का युद्ध राणा सांगा और मेदिनी राय एक तरफ, महमूद खिलजी द्वितीय और मुजफ्फर शाह अलग, इसमें भी राणा सांगा जीते हैं। तोली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 ईस्वी में, इसमें भी राणा सांगा जीतते हैं। और बाड़ी का युद्ध 1519 में राणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, इसमें भी राणा सांगा विजित हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किंतु आपको पता है डियर फ्रेंड्स, किंतु राणा सांगा इब्राहिम लोदी की हत्या करके दिल्ली पर अधिकार नहीं कर सका। अर्थात राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित तो किया, परंतु पूरी तरह से इस समस्या का समाधान वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बात आगे हम देखते हैं। देखिए, ये बात है, राणा सांगा के समय तीसरी बड़ी समस्या मुगल शासक बाबर की थी। और बाबर ने हाल ही में ही इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करते थे, और उसमें जो इब्राहिम लोदी उसकी भी हत्या हो जाती है और भारत पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो आगे हम बात करेंगे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में युद्ध से में हरा देते हैं, और उसमें ही इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है और भारत पर किस वंश का शासन होता है, मुगल वंश का शासन हो जाता है। अब ये युद्ध होगा राणा सांगा वर्सेस बाबर के मध्य होगा। देखिए, दो युद्ध होते हैं, एक तो बयाना का युद्ध होता है, एक खानवा का युद्ध होता है। तो बयाना का युद्ध में तो पहली बार राणा सांगा जीत जाते हैं, लेकिन जब दूसरा युद्ध होता है यानी कि खानवा का युद्ध, उसमें राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। तो उसका भी रीजन है क्योंकि उनके ही सरदारों ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए वो युद्ध में हार जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अब जो बयाना का युद्ध होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बयाना का युद्ध 5 फरवरी 1527 के मध्य होता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसमें राणा सांगा जीत जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, बाबर ने अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन किया। अब देखिएगा, फिर जब हारते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी युद्ध नीति थी उनके में परिवर्तन किया, और क्या करते हैं, यानी कि जब अपने सैनिकों को युद्ध में तैयार करता है तो वो जिहाद का नारा देते हैं, यानी कि धर्म से संबंधित नारा देते हैं। मुसलमानों पर लगने वाले जो तमगा कर उसको हटा देता है, और स्वयं बाबर कभी भी शराब नहीं पीने की कसम खाते हैं। इससे क्या होता है कि बाबर की सेना के अंदर क्या होता है, जोश आ जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, खानवा का युद्ध। इससे पहले की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, इधर राणा सांगा भी समस्त राजपूतों को जुटाने में कामयाब हो जाते हैं, और उनको भी एक पाती पर्वन परंपरा को पुनर्जागरण करते हैं, यानी कि पाती पर्वन परंपरा को दोबारा से वो क्या करते हैं, जागरण करते हैं उसका। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो युद्ध में सभी को राजपूतों को एकत्रित कर लेते हैं। अब देखिएगा, राजपूतों और मुगलों के मध्य युद्ध होता है, जो होता है बहुत ही भयंकर युद्ध, खानवा का युद्ध। देखिएगा, जो खानवा का युद्ध होता है फ्रेंड्स, ये खानवा का युद्ध 16 मार्च से 1527 के अंदर होता है, और ये होता है यानी कि बयाना तहसील है और रूपावास गांव है, और जिला है राजस्थान का भरतपुर के अंदर। और देखिए, राणा सांगा और बाबर के मध्य बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में देखिए फ्रेंड्स, राणा सांगा हार जाते हैं। लेकिन राणा सांगा हारने का प्रमुख रीजन क्या होता है कि उनके ही सैनिकों के द्वारा उनसे विश्वासघात किया जाता है। इसके साथ ही अगर देखें तो युद्ध में हारने का रीजन ये भी है कि जो बाबर है, बाबर ने एक युद्ध नीति अपनाई, तुलुगमा विधि अपनाते हैं युद्ध के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, ये तुलुगमा युद्ध नीति है, ये हम जब एंशियंट हिस्ट्री यानी कि मिडवेल हिस्ट्री के अंदर पढ़ाएंगे, तब आप उधर जाके आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए, तुलुगमा विधि को बाबर ने मध्य एशिया में उज्बेक सरदारों से उन्होंने प्राप्त किया, और जब बाबर इस युद्ध में जीत जाते हैं तो वो आपको पता है कौन सी उपाधि धारण करते हैं, गाजी की उपाधि धारण करते हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा, गाजी का मतलब है धर्म युद्ध का विजेता। ठीक है, तो ये धर्म से संबंधित जो युद्ध होता है उसमें जीतने वाला क्या कहलाता है, गाजी कहलाता है। ओके, देखते हैं आगे। खानवा के युद्ध में क्या होता है, राणा सांगा जब घायल हो जाते हैं तो फिर वो घोड़े से गिर जाते हैं, और घोड़े से गिर जाने के बाद में क्या होते हैं कि उनके जो मित्र थे, यानी उनके मित्र थे, वो क्या करते हैं, राणा सांगा की मदद करते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख शासक होता झाला अज्जा क्या करते हैं, युद्ध के बीच में ही राणा सांगा का मुकुट होता है वो अपने सिर पर लगा लेते हैं, और युद्ध को अनवरत चलने देता है, यानी कि युद्ध को खत्म नहीं होना है, यानी युद्ध लगातार चले, इसीलिए वो राणा झाला
राणा जो सांगा है उसके मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लेता है। इससे ये पता चलता है कि युद्ध अनवरत चलता रहे और जो राणा सांगा उसको युद्ध स्थल से क्या होता है, घायल अवस्था से यानी कि युद्ध से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो उनकी जो सेना है वो उनको एहसास यह न हो जाए कि राणा सांगा युद्ध में ही नहीं है तो हम युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो इस बात को समझते हुए राणा झाला अज्जा यानी राणा सांगा के मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं और लगातार युद्ध करते रहते हैं। फिर क्या होता है आगे, जब युद्ध मैदान से जब राणा सांगा को बाहर ले आते हैं तो युद्ध के बीच में ही माना जाता है कि जो रायसेन के शासक है, यानी रायसेन के शासक एक तो सलहेदी तंवर, देखिएगा रायसेन के शासक एक तो सलहेदी तंवर है, ठीक है, और नागौर के शासक के खानजादा यानी कि सलहेदी तंवर और खानजादा क्या करते हैं, राणा सांगा से क्या विश्वासघात करते हैं और वे क्या करते हैं कि जो राणा सांगा ने जो युद्ध नीति अपनाई थी, युद्ध की जो नीति अपनाई थी उसका भेद क्या करता है, बाबर को दे देते हैं, यानी कि विश्वासघात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे, जब होता यह है कि राणा सांगा ने घायल अवस्था में दौसा के बसवा नामक स्थान पर उनको ले आते हैं और वहां पर उनका उपचार किया जाता है, लेकिन उपचार नहीं होने के कारण क्या होता है कि राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद में क्या होता है कि उनकी स्मृति के अंदर क्या होता है, एक चबूतरा बनाया जाता है। याद रखिएगा चबूतरा, देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, राणा सांगा को घायल अवस्था में दौसा के बसवा नामक स्थान पर लाया गया और बाद में राणा सांगा की स्मृति एक चबूतरा छतरी वहीं पे बनाई गई है। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे और देखें तो राणा सांगा को बसवा से उसे कालपी ले आया गया, यानी कि राणा सांगा को बसवा से कहाँ ले है, कालपी। ठीक है, कालपी ले है और कालपी वर्तमान में कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और कालपी में ही राणा सांगा की घायल अवस्था में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए मृत्यु कहाँ होती है, कालपी में, और दौसा के अंदर ये बसवा में क्या घायल अवस्था में रहते हैं, लेकिन वहां पे भी इनकी स्मृति में चबूतरा और छतरी बनाई जाती है। लेकिन जब उनकी मृत्यु कहाँ होती है, कालपी के अंदर मध्य प्रदेश में होती है। कालपी में राणा सांगा की घायल अवस्था में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कालपी में राणा सांगा के सरदारों ने ही जहर देकर उनको मार डाला था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही खूंखार था वो, जैसे ही मतलब उनको वो देखते थे, क्या देखते थे कि जैसे ही वो जब उनकी आंखें खुलती तो वो कहते कि कहाँ है बाबा, मैं उसको मारूंगा, इसको दोबारा से युद्ध करूंगा। तो ऐसे समझते हुए जो सरदार थे कि ये समझते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं, यानी कि मैं नहीं कह रहा डियर फ्रेंड, इतिहासकार कहते हैं कि ये राणा सांगा को झेड़ देकर उनके सरदारों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, राणा सांगा का जो दाह संस्कार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, यानी कि मृत्यु होती है कालपी के अंदर, मूर्छित होते हैं बसवा के अंदर, और फिर देखिएगा जब मृत्यु हो जाती है तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और मांडलगढ़ में ही उनकी छतरी भी बनाई जाती है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, देखिएगा राणा सांगा को मेवाड़ के इतिहास में हिंदूपत राजा क्या कहा गया, हिंदूपत राजा या हिंदूपति राजा, यानी हिंदूपत राजा या हिंदूपति राजा की संज्ञा दी गई है फ्रेंड्स इसको, यानी कि उनको उपाधि दी गई है। कर्नल जेम्स टोड तो एक अलग बात ही कहते हैं, वो कहते हैं कि उनको उपाधि देते हैं सैनिक भग्नावशेष कहा गया, यानी कि सैनिक भग्नावशेष उनको कहा गया क्योंकि उनके शरीर पर कितने घाव थे फ्रेंड्स, 80 घाव थे, इसलिए उसको सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे चलकर सांगा ने एक आंख, एक हाथ और एक पैर वाला शासक भी कहा गया है, यानी कि आगे चलकर राणा सांगा को क्या एक आंख, एक हाथ और एक पैर वाला शासक कहा गया है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स डीके स्टडी क्लासेस को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिएगा और इसकी लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में क्या शेयर कीजिएगा। तो फिर हम कल मिलते हैं मेवाड़ के अन्य शासकों के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।